प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय हिंदी की जो है रेमेडियल पुस्तक निदानात्मक कक्षा है तो मॉड्यूल सरकार के द्वारा जारी किया गया है विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका, उसके पूरे उत्तर लेकर के आ रहे हैं। आपको या तो इसी वीडियो में या फिर अगले दो पार्ट में पूरी किताब के एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बताए जाने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको अगले वीडियो प्राप्त होते रहें, आपको परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त हो। इसलिए हमने ये रेमेडियल पुस्तकों के सभी उत्तर जो है सामाजिक विज्ञान के उपलब्ध करवा दिए हैं, विज्ञान के भी उपलब्ध करवा दिए हैं। अब इसी कड़ी में हम हिंदी के लेकर के आ रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये जो पुस्तक जारी की गई है, नई पुस्तक के उत्तर आपके लिए लेकर के आए हैं। हिंदी कक्षा 10वीं, जिसमें ये आपका अंक योजना दी हुई है। यहाँ पर अपठित बोध 4 अंक के आएंगे, एक पत्र लेखन आएगा, अनुच्छेद लेखन, इस प्रकार से ये अंक योजना है। कुल 23 प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। आपको हर पाठ का नाम, उसके लेखक और उसकी विधा क्या है ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश, आपको ऐसा एक पाठ दिया हुआ रहेगा कुछ उसका एक पैराग्राफ जो कि आपकी किताब में नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है और नीचे जो है उसके बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, आपको उत्तर लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न क्रमांक 1 से 4 के उत्तर दीजिए। पहला दे रखा है, आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा, तो ब वाला ऑप्शन से हो जाएगा, अधिक सभ्य कह सकते हैं पैराग्राफ के अनुसार। अगला, न्यूटन को किस सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो न्यूटन को जो है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। अगला, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कौन है, तो जिसकी बुद्धि या विवेक ने नए तथ्यों का दर्शन किया हो वो वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। आगे देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति दोनों क्या है, तो दोनों जो है पूरी तरह अलग अलग है, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे एक अगला अपठित गद्यांश दे रखा है, मानव का आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। इसमें गद्यांश का शीर्षक पूछा है, आपको लिखना है मानवता का सम्मान। उसके बाद दूसरा प्रश्न दे रखा है, यथार्थ मनुष्य किसे कहते हैं, तो यथार्थ मनुष्य वह है जो मानवता का आदर करना जानता हो और करता है, भले ही कोई मनुष्य बुद्धिहीन या गरीब हो। गद्यांश का सारांश लिखना है, तो यहाँ पर सारांश जो है वो आपको दिया हुआ है, अच्छे से आपको लिखना है। फिर अगला पैराग्राफ दिया, आप हमेशा अच्छी ज़िंदगी जीते रहें, इसका उपयुक्त शीर्षक लिखना है, तो जो है स्वस्थ शरीर या स्वस्थ शरीर अनमोल देन, इस प्रकार से आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं। अनमोल क्या है, तो यह शरीर जो है वो अनमोल है। उसके बाद शुद्ध एवं असली शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो शुद्ध का जो है अशुद्ध हो जाता है और असली का नकली हो जाता है। विद्यार्थियों, सभी प्रश्न के उत्तर आपको सटीक जो सही है वो आपको बताए जा रहे हैं। अनेक आपको वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन बहुत सारे अशुद्ध और गलत उत्तर आपको बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ आपको पूरी तरीके से जो सही है, जिसके आपको अंक अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, वो बताए जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आप वीडियो को रोक करके आराम से अच्छे से लिखें और याद भी करें। अगला दे रखा है, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, इसका गद्यांश का शीर्षक लिखना है, कर्मशील व्यक्ति इसका शीर्षक हो सकता है। उसके बाद उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, तो कौन कौन से गुण, लग्नशील, उत्साही, दृढ़ चरित्र, कर्मशील आदि गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो यहाँ सारांश लिखा हुआ है, आप अच्छे से रोक करके आराम से आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई अक्षर अच्छे नहीं दिखते हो तो आप वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगला पैराग्राफ दे रखा है, देश प्रेम में आत्मविस्तार का भाव निहित है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो इसका शीर्षक जो है वो देश प्रेम हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है, जब कोई देश को अपना आराध्य बनाता है, तब देश में प्रेम का भाव जागृत होता है। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, तो यहाँ सारांश लिखा हुआ है। अगला दे रखा छठा, राष्ट्रीय भावना में शौर्य भाव का अपना विशिष्ट स्थान है, राष्ट्र गौरव का बखान, तो इसका शीर्षक पूछा है, तो इसका शीर्षक भी जो है वो देश प्रेम हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, शौर्य भाव क्या है, तो राष्ट्रीय गौरव का बखान और उसकी रक्षा का प्रबल भाव जिसमें होता है, उस वीर भाव को जो है शौर्य के अंतर्गत गिना जाता है। अगला, उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, यहाँ सारांश जो है वो आपको लिखा हुआ है। सारांश
अगला दे रखा है हमारे जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट के दखल। तो यहाँ पर शीर्षक पूछा है तो इंसान और कंप्यूटर लिख सकते हैं, केवल कंप्यूटर भी लिख सकते हैं आप। इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरा है? जब इंसान कंप्यूटर बन जाएगा तो समाज में मानवीय संवेदनाएं, नैतिकता और सामाजिक रिश्ते खत्म हो जाएंगे। उपयुक्त पैराग्राफ के अनुसार उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ करके लिख सकते हैं। लोक साहित्य में लोकगीतों का विशेष स्थान, लोकगीत से संबंधित ये अपठित गद्यांश दे रखा है। तो इसका शीर्षक पूछा है तो ये लोकगीत लिखना है हमको। लोकगीत की कोई दो विशेषता है तो ये गीत किसी एक व्यक्ति के न होकर पूरे समूह के होते हैं। इनके रचयिता अज्ञात होते हैं और ये मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है वो पहुँचते हैं या स्थानांतरित होते हैं। ये इनकी विशेषता होती है लोकगीतों की। अगला अपठित काव्यांश दिए हुए हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत मैं अंकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजाकर भाल, जब भी कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण, ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक जो है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको मातृभूमि का ऋण या समर्पण हो सकता है, ये लिखना है। कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है? तो कवि भारत माँ को ज्ञान, प्राण और रक्त का कण जो है वो अर्पित करना चाहता है। देश की धरती का हम पर क्या ऋण है? तो देश की धरती का ऋण हम पर बहुत है, जिसे हम स्वयं को बलिदान करके भी चुकाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अत्यधिक ऋण है देश का हमारे ऊपर। अगला काव्यांश दे रखा है, गगन गगन तेरा यश पहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ऋषियों के वेश, प्यारे भारत देश। प्यारे भारत देश के बारे में दिया हो तो शीर्षक पूछा है तो प्यारा भारत देश लिखना है आपको। कभी अपने लिए देश को प्यार क्यों करते? तो कभी अपने देश को इसलिए प्यार करते क्योंकि उसका यश गगन गगन तक फैला है, उसका बल पवन पवन जितना गहरा है, और वह क्षिति जल नभ पर सुनहरा संचरण करता है। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। थी इस काव्यांश का भावार्थ यह है कि भारत देश के लिए बहुत सम्मान है। कवि भारत की महिमा का बखान करता है, उसके प्रति अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करता है, यह कहते हुए कि भारत देश ऋषियों के वेश में है। अगला दे रखा है, जो जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको जी, लोगों ने तो बेच दिए ईमान जी, आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। शीर्षक पूछा है तो आपको गीत फर्स्ट लिखना है। अगला, कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों नहीं आती है? बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कवि को गीत बेचने में इसलिए शर्म नहीं आती क्योंकि वह देखता है कि लोगों ने तो अपने ईमान तक बेच दिए हैं, इसलिए वह सोचता है कि जब लोग अपना ईमान बेच सकते हैं तो वह अपने गीत क्यों नहीं बेच सकता। उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है, आपको लिख लेना है। अगला चौथा दे रखा है, काव्यांश बहिन आज फूली समाती न मन में, तड़ित आज फूली समाती न घन में। तो इसका उपयुक्त पंक्तियाँ किस ऋतु की ओर संकेत करती है? तो ये पंक्तियाँ भादों के महीने यानी मानसून का संकेत करती है, जब आमतौर पर राखी का त्यौहार मनाया जाता है। बहन के खुश होने का क्या कारण? तो बहन खुश है क्योंकि उसे अपने भाई की बहादुरी और स्वाभिमान पर गर्व है। उसका भाई अपनी माँ की पुकार सुनकर और स्वाधीनता की रक्षा के लिए एक अत्याचारी के चंगुल से लड़ने गया है। उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर भावार्थ लिखा हुआ है सरल शब्दों में, आप भी लिख सकते हैं। कुछ चेंजेस करना हो तो आप अपने मन से भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगला पांचवा दे रखा है, काव्यांश रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर ठटोला, और फिर जैसे पतियाते हुए स्वर में वास्ते हुए बोला। इसमें पूछा है, मोची हर आदमी को किस रूप में दिखता है? तो मोची जो है हर आदमी को एक जोड़ी जूते के रूप में दिखता है। हर आदमी की मरम्मत से मोची का क्या अभिप्राय है? तो हर आदमी की मरम्मत से मोची का अभिप्राय यह है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओं को हल करना चाहता है। यहाँ मरम्मत का अर्थ केवल जूते की मरम्मत नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति की जरूरत या समस्या को दूर करना या खत्म करना है। उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आशय लिखा हुआ है। आगे अगला छठा दे रखा है, वीरों का कैसा हो वसंत आ रही हिमालय से पुकार। इसका शीर्षक पूछा है तो इसका शीर्षक वीरों का कैसा हो वसंत या वसंत भी लिख सकते हैं आप। वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए? तो एक वीर सैनिक के लिए वसंत का अर्थ युद्ध की तैयारी और देश की रक्षा है। उनका वसंत युद्ध के नगाड़ों और रणभूमि में ही बीतता है। इसका भावार्थ लिखना है तो यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है सरल शब्दों में, आप लिख सकते हैं आसानी से। अगला, मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। यहाँ उचित शीर्षक लिखना था तो यहाँ मैंने गलत बीज बोए थे, या बाल कल्पना भी इसको लिख सकते हैं इसका शीर्षक। अगला, कवि ने पैसों के पेड़ से क्या कल्पना की है? तो कवि ने पैसों के पेड़ की से यह कल्पना की है कि जिस तरह पेड़ पर फल लगते हैं उसी तरह पैसों के पेड़ पर भी रुपए लगेंगे, जिन्हें बेचकर वह एक मोटा सेठ बन जाएगा। इस प्रकार से कल्पना की है। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है। यहाँ भावार्थ लिखा हुआ है।
इस प्रकार से ये अपठित गद्यांश और काव्यांश जो है इनके प्रश्न किस प्रकार से लिखना है आप समझ लीजिए। आपको एक प्रश्न अनिवार्य रूप से परीक्षा में आएगा ही सही, तो आपको अच्छे से समझना है। अगला दे रखा है पत्र लेखन। एक प्रश्न आपको पत्र लेखन से संबंधित आएगा। तो यहाँ ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण हेतु जिलाधीश महोदय को प्रार्थना पत्र इस प्रकार से आपको लिखते आ जाना चाहिए। विषयी महोदय, प्रति, कहाँ लिखना है आपको, दिनांक, प्रार्थी, धन्यवाद, सब कुछ इस प्रकार से लिखते आना चाहिए। अगला प्रश्न दे रखा है कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने है तो सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रति सचिव महोदय, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, कक्षा 10वीं की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु महोदय सविनय निवेदन है कि मैंने गत वर्ष शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर से 10वीं की परीक्षा अनुक्रमांक इसके साथ प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की थी। इसकी अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र भी मुझे मिल गया था, परंतु दुर्भाग्य से मेरा प्रमाण पत्र एवं सूची कहीं खो गई है। मैंने नौकरी के लिए कई स्थानों पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें मुझे मेरी अंक सूची तथा प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे प्रमाण पत्र तथा अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि अविलंब भेजने का कष्ट करें, धन्यवाद। इस प्रकार से आपको लिखना है। जैसे लगने जो किया है प्रार्थी पूरा नाम लिखना है, कक्षा, अनुक्रमांक, नामांकन। अगला दे रखा है मोहल्ले की सफाई करवाने है तो नगर अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, आप अच्छे से समझ लीजिए। और आपको लिखना है नगर पालिका को लिखना है मोहल्ला की सफाई के लिए, ऐसा ही में लिखना है मोहल्ले की सफाई करवाना है तो। और इस हिसाब से आपको पत्र लिखना है। एक औपचारिक पत्र आ सकता है और एक अनौपचारिक पत्र अथवा में आ सकता है। अगला दे रखा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र है तो अपने प्राचार्य को पत्र लिखना है, आवेदन पत्र। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु, तो ये प्राचार्य महोदय को यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। एक आवेदन पत्र जरूर आपको आएगा ही सही, इसलिए किस प्रकार से लिखना है वो आप प्रकार समझ लीजिए ताकि सभी सही तरीके से आप लिखें और आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। चौथा दे रखा है यहाँ पर अपना कक्षा शिक्षक को 3 दिवस का अवकाश है तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो 3 दिवस की छुट्टी है तो यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखा गया है कक्षा अध्यापक महोदय को, इस प्रकार से आप लिख लीजिए। अगला एक है निबंध लेखन। निबंध लेखन भी आएगा आपको। एक निबंध लिखना है रूपरेखा सहित। यहाँ पर एक दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण का रूपरेखा सहित प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ और उपसंहार। इसे यहाँ दे रखा है प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ और उपसंहार। इस प्रकार से आपको कम से कम 4-5 पॉइंट आपको लिखते आना चाहिए। सभी में प्रस्तावना और उपसंहार तो रहेगा ही सही। रूपरेखा में आपको इस प्रकार से सभी पॉइंट जो है वो लिख लेना है पहले, इसका भी अंक मिलता है आपको। साहित्य और समाज के बारे में एक निबंध दिया हुआ यहाँ पर, साहित्य का समाज पर प्रभाव, समाज का साहित्य पर प्रभाव और उपसंहार। विज्ञान के चमत्कार के बारे में दिया हुआ है प्रस्तावना, विज्ञान के विभिन्न आविष्कार, विज्ञान से उत्पन्न हानियाँ और उपसंहार। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट दे रखे हैं। बेरोजगारी की समस्या रूपरेखा लिखी हुई है प्रस्तावना, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी की समस्या के कारण, बेरोजगारी की समस्या का निदान और उपसंहार। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। छोटा ही लिखना है आपको, सारगर्भित निबंध, लेकिन रूपरेखा सहित लिखना है ताकि आपको पूरे 4 अंक प्राप्त हो जाएं। अगला भारतीय समाज में नारी का स्थान प्रस्तावना दे रखा है। पॉइंट आप बना सकते हैं। प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्थान, मध्यकाल में भारतीय नारी का स्थान, आधुनिक काल में भारतीय नारी और नारी उत्थान में बाधक तत्व का स्थान, फिर उपसंहार। इस प्रकार से आप 5-6 पॉइंट जो है वो लिखना है। अगला दे रखा है जल ही जीवन। इसकी रूपरेखा दे रखी है प्रस्तावना, जल प्राप्ति के विभिन्न स्रोत, जल के उपयोग, जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण से उत्पन्न हानियाँ, जल प्रदूषण के निवारण के उपाय और उपसंहार। इस प्रकार से पूरा निबंध लिख लेना है। आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है निबंध कि समाचार पत्रों का महत्व पर निबंध लिखिए। प्रस्तावना यहाँ पर लिखी हुई है। फिर इसके समाचार पत्र का अर्थ जो है वो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर आगे दे रखा है समाचार पत्र का आरंभ एवं स्वरूप। फिर दे रखा है समाचार पत्र का महत्व और उपसंहार। इस प्रकार से पूरा जो है निबंध आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। आप लिख लीजिए अच्छे से और आपको याद भी करना है ताकि परीक्षा में आए तो आप लिख सकें। अगला दे रखा है पुस्तकालय का महत्व। पुस्तकालय का महत्व जहाँ ये दे रखा है पुस्तकालय
की प्रस्तावना दे रखी है। फिर अगला दे रखा है पुस्तकालय का स्वरूप, इस प्रकार से आपको पूरा लिख लेना है। फिर पुस्तकालय का महत्व, ये भी हमने आपको सरल शब्दों में लिख रखा है। पुस्तकालय से लाभ, इस पॉइंट को लिखना है। एक फिर दे रखा है उपसंहार, यहाँ आपको इस प्रकार से उपसंहार जो है वो लिख लेना है। लास्ट वाली लाइन लिखी है, हमें पुस्तकालय का सदुपयोग करना चाहिए और उनके महत्व को समझना चाहिए, इस प्रकार से पूरा करना है। फिर दे रखा है राष्ट्रीय पर्व के बारे में प्रस्तावना लिखना है, यहाँ लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय पर्व का अर्थ सरल शब्दों में आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। धार्मिक पर्व एवं राष्ट्रीय पर्व में अंतर यहाँ बताया गया है। फिर प्रमुख राष्ट्रीय पर्व कब मनाए जाते हैं ये बताया गया है। राष्ट्रीय पर्व का आयोजन और राष्ट्रीय पर्व से लाभ और इसका उपसंहार, इस प्रकार से सरल शब्दों में आपके लिए उपलब्ध करवाया गया है। फिर दे रखा है मेरा प्रिय खेल, इसके बारे में आपको लिख लेना है। ये प्रस्तावना, खेल और उसकी योजना, फिर खेल की शुरुआत कैसे होती है वो, और खेल का प्रारूप, फिर दे रखा है खेल का समापन और पुरस्कार वितरण, और अंत में जो है वो आपको उपसंहार, जैसा कि आपको हर निबंध में करना है लास्ट वाला पॉइंट। इन सभी पॉइंट को आप पहले आपको रूपरेखा में लिख लेना है, उसका भी अंक मिलता है। अगला विद्यार्थी जीवन, इसके बारे में लिखना, यहाँ प्रस्तावना दी हुई है। फिर विद्यार्थी जीवन का महत्व, विद्यार्थी के लक्षण बताए गए हैं। फिर आधुनिक विद्यार्थी जीवन, चौथा पॉइंट दे रखा है, उसको लिखना है। इस प्रकार से आप आराम से सरल भाषा में लिख सकते हैं। अनुशासनहीनता के कारण, फिर अनुशासनहीनता के निवारण लिखे गए हैं और उपसंहार लिखा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, विज्ञापन किसे कहते हैं? तो विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी उत्पाद, सेवा, विचार या व्यक्ति के बारे में दर्शकों को सूचित किया जाता है ताकि उनकी रुचि, जुड़ाव और बिक्री को बढ़ाया जा सके। इसका मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी या सूचना देना। विज्ञापन की विशेषताएं लिखी है, अच्छे प्रभावी विज्ञापन की विशेषताएं लिखी हुई है। विज्ञापन का संदेश दर्शकों के लिए प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए। विज्ञापन में दी गई जानकारी स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए। विज्ञापन देखने में आकर्षक और ध्यान खींचने वाला होना चाहिए। भावनात्मक जुड़ाव, ये यहाँ पर पॉइंट आपको, ये भावनात्मक, यहाँ पर चौथा पॉइंट यहाँ से शुरू हो जाएगा, आपको ये यहाँ से लिखना है, भावनात्मक जुड़ाव। यह दर्शकों के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए। फिर आखिरी दे रखा है, विज्ञापन में पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को ब्रांड पर विश्वास बढ़े। इस प्रकार से निबंध आएगा एक, आपको रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखना है। अगला देखते हैं, तो आपको यहाँ पर गद्य खंड संबंधी पाठों पर एक दृष्टि, जिसमें गद्य जो पाठ हैं आपके, उनमें से कुछ प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर लेखक परिचय आपको याद करना है, महत्वपूर्ण। स्वयं प्रकाश, अधिकतर राम वृक्ष बेनोपुरी के बारे में पूछा जाता है, ये आपको हम याद करके ही रखना है। मन्नू भंडारी के बारे में भी याद करके रखना है। यतेंद्र मिश्र, इनका भी याद करना है। ये सभी इम्पोर्टेंट है, आपको सरल सब इनको आपको याद करना है। भाषा शैली, साहित्य में स्थान। अब देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जहाँ पर दे रखा है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। ऑप्शन दे रखे हैं एकांकी, व्यंग, निबंध या कहानी, तो ये कहानी है इस पाठ की विधा। अगला देखते हैं स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था। ऑप्शन दे रखे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, तो ये जो है मध्य प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। अगला स्वयं प्रकाश ने पत्रिका का संपादन किया। ऑप्शन दे रखे हैं सरस्वती का, वसुधा का, कादम्बनी का या जनवाणी का, तो इन्होंने जो है वसुधा पत्रिका का संपादन किया। ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कैप्टन नाम था पान वाले का, सैनिक का, हालदार साहब का, चश्मे वाले का, तो कैप्टन जो है चश्मे वाले का नाम था। आगे नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षा का विकास, समाज सुधार, प्रेम संबंध या देशभक्ति भावना, तो देशभक्ति की भावना जागृत करना, ये विकास मूल भाव इसका। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लिखी थी। ऑप्शन दे रखे महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, भीमराव अम्बेडकर की, सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की प्रतिमा लगी थी। इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला नेताजी के चश्मा शहीदी और नेताजी की मूर्ति लगवाई थी वन विभाग द्वारा, नगर पालिका द्वारा, नगर निगम द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, तो ये नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी। ब वाला ऑप्शन से हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनी थी? ऑप्शन दे रखा है मिट्टी से, प्लास्टिक से, धातु से या संगमरमर से, तो ये संगमरमर से बनी थी विद्यार्थियों। द वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला
हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे से गुजरते थे। ऑप्शन दे रखे हर दूसरे दिन, हर दिन, हर 15वें दिन या हर 16वें दिन, तो हर 15वें दिन वो जो है वो गुजरते थे। बवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे दे रखा है कैप्टन का काम था पान बेचने का, चश्मा बनाने का, चश्मे बेचने का या मूर्ति बनाने का, तो चश्मे बेचने का काम था उनका। आगे बाल गोविंद भगत के बारे में दिया है। कलम का जादूगर कहा जाता है स्वयं प्रकाश जी को, सर्वसुरदयाल सक्सेना जी को, मन्नू भंडारी को, या फिर रामवक्ष बेनीपुरी को, तो रामवक्ष बेनीपुरी जी को कहा जाता है कलम का जादूगर। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। ऑप्शन दे रखा है जीवनी आत्मकथा, रेखाचित्र है, संस्मरण तो रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा। बाल गोविंद भगत थे ऑप्शन दे रखे साधु, गृहस्थ, साहब या पुजारी, तो वो जो है वो गृहस्थ थे। बवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर के, सूरदास के, मीरा के, तुलसीदास के, तो कबीर के पद गाते थे। अवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर, दहेज लोभियों पर, शिक्षा पर या राजनीति पर, तो एक कुरीतियों पर प्रहार करता है एक तरीके से। बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे ऑप्शन दे रखे ढोलक, तबला, मंजीरा या खंजड़ी, तो खंजड़ी बजाते थे वो। द वाला ऑप्शन आपको याद रखना है। सच्चे साधु की पहचान होती है ऑप्शन दे रखे पहनाव से, भाषा से, ईश्वर भक्ति से या उसके विचारों से जो है वो पहचान होती है सच्चे साधु की। भगत जी अपने खेतों में रोपनी करते थे ऑप्शन दे रखे गेहूँ की, मक्का की, धान की या फूलों की, तो धान की खेती करते थे। कितने वर्ष की आयु में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी ऑप्शन दे रखे 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में, तो 15 वर्ष की आयु में उनकी पत्रिका में छपने लगी रचनाएं। अगला लखनवी अंदाज पाठ से दिए गए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें दे रखा है झूठा सच उपन्यास के लेखक ऑप्शन दे रखा है यशपाल, मन्नू भंडारी, रामवक्ष बेनीपुरी या श्रवण प्रकाश, तो जो है यशपाल जी हैं इसके झूठा सच उपन्यास के लेखक। लखनवी अंदाज पाठ की विधा ऑप्शन दे रखा है कहानी, निबंध, व्यंग्य या रेखाचित्र, तो ये व्यंग्य है लखनवी अंदाज। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन दे रखे हैं दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या भोपाल, तो लखनऊ। नवाबों का शहर भी कहा जाता है लखनऊ को। लेखक नवाब साहब की ओर देख रहे थे कनखियों से, आश्चर्य से, गुस्से से या स्नेह से, तो ये कनखियों से देख रहे थे। लखनवी अंदाज पाठ की लेखन शैली है निबंधात्मक, व्यंग्यात्मक, विवरणात्मक या संवाद शैली, तो ये व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ। एक कहानी यह भी पाठ में से प्रश्न दिए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ ऑप्शन दे रखे स्वयं प्रकाश का, सर्वसुरदयाल सक्सेना का, यशपाल का या मन्नू भंडारी का, तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मन्नू भंडारी जी का जन्म हुआ। आपका बंटी उपन्यास लिखा ऑप्शन दे रखे मन्नू भंडारी ने, रामवक्ष बेनीपुरी ने, यतीन्द्र मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो मन्नू भंडारी ने जो है वो लिखा आपका बंटी उपन्यास। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ है ऑप्शन दे रखे नौबत खाने में इबादत, लखनवी अंदाज, बाल गोविंद भगत या एक कहानी है भी, तो ये आत्मकथा विधा में लिखा गया है, एक कहानी है भी आपका पाठ। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया ऑप्शन दे रखे अशिष्ट, विनम्र, दुष्ट या आंदोलनकारी, तो आंदोलनकारी व्यवहार के कारण उनके पिता को बुलाया। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद था, तो दे रखा है सुनीता। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। नौबत खाने में इबादत पाठ को देखते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे ऑप्शन दे रखे सितार वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए, तबला वादन के लिए, बांसुरी वादन के लिए, तो ये शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। बवाल ऑप्शन से हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था ऑप्शन दे रखे अमीरुद्दीन अली बख्श मिट्टान या हुसैन खां, इनका दूसरा नाम जो था अमीरुद्दीन था। अव्वल ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ आप कन्फ्यूज़न होता है या कुछ संशोधन होता है तो आपको कमेंट में जरूर लिखना है, हम भी कमेंट में आपको उसका जवाब जरूर देंगे। कुछ संशोधन होता है तो उत्तर आपको कमेंट में बताया जाएगा, बाद में आप देख लीजिएगा। संस्कृति पाठ का दे रखा भदन दानंद कौशल्यायन विशेष प्रभावित थे ऑप्शन दे रखे हैं नेहरू से, गांधी जी से, अम्बेडकर से या सरदार पटेल से, तो ये गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया एक वैज्ञानिक दिशा दिखाने वाला संस्कृत मानव या आदि मानव, तो न्यूटन को जो संस्कृत मानव कहा गया है संस्कृति पाठ में। गद्य की विधाएं तो गद्य की विधा नहीं है ऑप्शन दे रखे हैं कहानी, नाटक, एकांकी, महाकाव्य, तो महाकाव्य में जो है गद्य की विधा नहीं है, अव्वल ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। उपन्यास सम्राट है ऑप्शन दे रखे जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद या मन्नू भंडारी, तो प्रेमचंद को जो उपन्यास सम्राट कहा जाता है। अगला यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन कहा है मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, नंदलाल प्यारे वाजपेयी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इस प्रकार से आपको उत्तर कर लेना है। ऑब्जेक्टिव का आप देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो लई, ताल, छंद आदि से मुक्त रचना जो है वो गद्य कहलाती है। एक अंक वाली रचना जो है वो एकांकी कहलाती है। आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है।
शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। कलम का सिपाही हिंदी गद्य की जो है जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आपको खालिस्तान लिखना है। अगला, प्रतिमा बनाने वाले का नाम जो है वो मोतीलाल था। आगे नेताजी का चश्मा पाठ के खालिस्तान दिए हुए हैं, जिसमें पहला दे रखा है प्रतिमा के सरकंडे का चश्मा जो है बच्चों के द्वारा लगाया गया था। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों के द्वारा लगाया गया था। प्रतिमा का चश्मा जो है कैप्टन बदल देता था। नेताजी की मूर्ति जो है वो फौजी कपड़ों में थी। नेताजी की मूर्ति फौजी कपड़ों में थी। दिल्ली चलो का नारा जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखते ही याद आता है। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक की मूर्ति को बस्ट कहते हैं। इस प्रकार तो आपको लिखना है। अगला, बाल गोविंद भगत पाठ के रिक्त स्थान दिए हुए हैं। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ रेखाचित्र विधा का है। बाल गोविंद भगत की सब चीज़ जो है साहस की थी। अगला, कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। ये सजीव आपको यहाँ पर लिखना है, थोड़ा सा गलत जगह छप गया है, ध्यान रखना। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जागा जरा। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। फिर नौबत खाने में इबादत पाठ का दे रखा। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को बाहर फेंक दिया था। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। इस प्रकार से रिक्त स्थान आपको पता होना चाहिए। एक कहानी यह भी कि खालिस्तान। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ, मंदसौर जिले के। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम जो है वो सुशीला था। शीला अग्रवाल हिंदी की प्राध्यापिका थी। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्वों में बदलता जा रहा था। नौबत खाने में इबादत पाठ को देखें तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव गांव में हुआ था। पंचगंगा घाट काशी में स्थित है। बिस्मिल्लाह खां विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। काशी शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। शास्त्र में आनंद कानन कहा गया है। काशी जो है संस्कृति की पाठशाला है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। इस प्रकार से आपको एक खालिस्तान लिखना है। आगे देखते हैं संस्कृति पाठ से। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की ओर खोज करता है। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार जो है न्यूटन ने किया था। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। इस प्रकार से ये खालिस्तान लिखना है। अब देखते हैं सत्य असत्य लिखना है। तो नाटक गद्य की विधा नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। नाटक गद्य की एक विधा है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। नाटक में एक अंक होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एक अंक में एक अंक होता है। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है, सत्य हो जाएगा। एक अंक वाली रचना नाटक कहलाती है, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक अंक वाली रचना जो है वो एकांकी होती है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये जो सत्य हो जाएगा विद्यार्थियों। अगला, नेताजी का चश्मा पाठ कर देखते हैं। तो कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। असत्य। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी, ये सत्य हो जाएगा। नेताजी की मूर्ति 2 फीट की थी, ये भी सत्य हो जाएगा। मूर्ति नगर पालिका द्वारा लगाई गई थी, सत्य हो जाएगा। मूर्तिकार जो है मोतीलाल अध्यापक थे, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। याद रखना है आपको। बाल गोविंद भगत के बारे पाठ के हैं। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, तो सत्य हो जाएगा। भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे, यह सत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे, सत्य है। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे, ये असत्य हो जाएगा। बाल गोविंद भगत साधु थे, ये भी असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया, तो असत्य हो जाएगा। नवाब साहब खीरा खाकर सो गए, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला, नवाब साहब के पास 4 खीरे थे, ये असत्य है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये सत्य है। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है, ये भी सत्य है। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है, तो ये भी जो है विद्यार्थियों सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है, ये भी सत्य है। काशी में मरण भी मंगल माना गया, सत्य है। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी, ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक कहानी यह भी कि सत्य सत्य, तो यहाँ पर मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, ये सत्य हो जाएगा। शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी, ये भी जो है वो असत्य हो जाएगा। मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट थी, ये भी सत्य है। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है, सत्य है। मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा खेलती थी, सत्य है। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहनशक्ति मन्नू भंडारी की माँ में थी, ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। संस्कृति पाठ का देखें तो सभ्यता संस्कृति का परिणाम है, ये भी सत्य है।
मानव संस्कृति की अविभाज्य वस्तु है, ये भी सत्य है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है, बिल्कुल सत्य है। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है, ये असत्य है, दोनों अलग अलग चीज़ हैं। सही जोड़ी बना करके लिखिए। कैप्टन चश्मे वाला, बाल गोविंद भगत, मोतीलाल, बालन खीरा, मन्नू भंडारी, आनंद कानन। तो जो है वो कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा लगाया इन्होंने। बाल गोविंद भगत जो है वो कबीरपंथी गीत गाते। मोतीलाल जो है इन्होंने ड्राइंग मास्टर श्याम लाल, और बालम खीरा जो है वो लखनऊ का प्रसिद्ध है। फिर मन्नू भंडारी जो है महाभोज, और आनंद कानन जो है वो काशी को कहा जाता है। इस प्रकार से सही जोड़ी लिखना है। अगली सही जोड़ी दे रखी लखनवी अंदाज, तो ये लखनवी अंदाज जो है यशपाल के द्वारा लिखा गया। एक कहानी यह भी, तो ये जो है मन्नू भंडारी ने लिखा है। नौबत खाना में इबादत यतीन्द्र मिश्र की रचना है। संस्कृति जो है वो भगत आनंद कौशल्यायन की रचना है। बाल गोविंद भगत जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी, और नेताजी का चश्मा जो है वो स्वयं प्रकाश के द्वारा लिखा गया। इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे और जोड़ी दे रखी है, आपको लिखना है सूरज कब निकलेगा, तो ये स्वयं प्रकाश के द्वारा रचित। माटी की मूर्त है ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी। दादा कामरेड जो है वो यशपाल, और एक प्लेट सैलाब जो है वो मन्नू भंडारी। एक प्लेट सैलाब मन्नू भंडारी के द्वारा, मन्नू भंडारी। फिर यदा कदा, तो ये यतीन्द्र मिश्र करना है। और रेल का टिकट जो है वो भगत बदन आनंद कौशल्यायन। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी जमाना है। आगे अगली देखते हैं, तो नेताजी का चश्मा जो है वो कहानी है। एक कहानी यह भी जो है वो आत्मकथ्य विधा में लिखा गया है। और बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है। और अगला देखते हैं संस्कृति, तो ये जो एक निबंध विधा में लिखा गया है। लखनवी अंदाज जो है वो व्यंग है। और नौबत खाना में इबादत जो है वो व्यक्ति चित्र है। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी लिख लेना है। आगे देखते हैं गद्य की विधाएं, जिसके प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी, तो हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा जो है वो कहानी है। अगला आधुनिक, देखो पहला दे रखा रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द होता है, रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तीसरा प्रश्न दे रखा आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से प्रारंभ हुआ, तो ये भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ। फिर जीवनी किसकी लिखी जाती है, जीवनी किसी महापुरुष या विख्यात व्यक्ति की लिखी जाती है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद को कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, एकांकी में जो है 1 अंक होता है। अगला कहानी में कितने तत्व होते हैं, कहानी में 6 तत्व होते हैं। कहानी के तत्वों के नाम लिखिए, यहाँ लिखे हुए हैं कथानक, कथावस्तु, पात्र, संवाद, फिर भाषा शैली, देशकाल या वातावरण या उद्देश्य। देशकाल या वातावरण और उद्देश्य, ये कहानी के तत्वों के नाम है। नेताजी के चश्मा पाठ का प्रश्न दे रखा है। प्रतिमा के सरकंडे का चश्मा, प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया, तो वो बच्चों ने लगाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, तो हालदार साहब गुजरते थे हर 15 दिन में। नेताजी की मूर्ति किसने बनाई थी, नेताजी किससे बनी थी, तो ये जो है वो संगमरमर से बनी थी। सब महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थियों, सरल सरल प्रश्न आपको याद करना है। आपको अच्छे नंबर लाने के लिए, अच्छे परसेंटेज बनाने के लिए आपको बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो ये दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर एक कस्बे में कितने स्कूल थे, तो एक कस्बे में जो है वो 2 स्कूल थे, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी, तो 2 फुट थी। नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति किससे बनवाई, तो नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति जो है कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर जो थे वो श्यामलाल जी, उनसे बनवाई। ड्राइंग मास्टर श्यामलाल, उनसे बनवाई। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी, नेताजी की मूर्ति का जो है वो चश्मा नहीं था। कैप्टन चश्मे वाले की क्या विशेषता थी, कैप्टन चश्मे वाला एक सच्चा देशभक्त था और वह अपने अमर शहीदों का हृदय से सम्मान करता था।
चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने कौन नतमस्तक था? तो चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने हवलदार साहब जो है वो नतमस्तक थे। अगला, चश्मा लेखक की नज़र में किसका प्रतीक है? तो लेखक की नज़र में हमारी नई पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना का प्रतीक है। स्वयं प्रकाश के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए? स्वयं प्रकाश जी के 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? बाल गोविंद भगत सिर पर जो है कबीर पंथियों से कनफटी टोपी पहनते थे। कलम का जादूगर किसे कहा गया? तो कलम का जादूगर जो है वो रामबख्श बेनीपुरी जी को कहा गया है, याद रखना है आपको। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो कबीर को जो है वो साहब मानते थे। भादों के महीने में कैसा मौसम होता है? तो भादों के महीने में जो है वर्षा का मौसम होता है। रामबख्श बेनीपुरी के अनुसार कबीर के गीतों को कौन गाता था? तो वो बाल गोविंद भगत गाते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी? तो ये प्रभातियाँ जो है वो कार्तिक माह से शुरू होकर के फागुन माह तक चलती थी। बाल गोविंद भगत की आयु लगभग कितनी थी? तो इनकी आयु लगभग 60 साल थी, 60 वर्ष। बाल गोविंद भगत कैसे व्यक्ति थे? तो ये मजले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। इनकी विशेषता बताई गई है बेनीपुरी जी द्वारा। बाल गोविंद भगत गले में कौन सी माला पहनते थे? तुलसी की जड़ों से बनी हुई माला पहनते थे बाल गोविंद भगत। अगला दे रखा है, बाल गोविंद भगत के मस्तक पर हमेशा क्या लगा रहता था? तो बाल गोविंद भगत का मस्तक पर हमेशा जो है वो रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था। बाल गोविंद भगत किस कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने शुद्ध आचरण, सच्चा साधक, निर्मोही व संयमी होने के कारण जो है साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास जी के आदर्शों पर चलते थे। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है वो कबीर पंथी संप्रदाय को मानते थे। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है पहले अपनी फसल को कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। फिर अगला प्रश्न दे रखा है, बाल गोविंद भगत किसके पदों को गाया करते थे? तो वो कबीर के पदों को गाया करते थे। अपने साहब के प्रति बाल गोविंद भगत कैसे श्रद्धा दर्शाते थे? तो अपने साहब मतलब कबीर के प्रति जो है बाल गोविंद भगत अपने उनके गीतों को गाकर व उनके आदर्शों पर चलकर अपनी श्रद्धा दर्शाते थे। भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच कैसा संबंध मानते थे? तो भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच प्रेमी और प्रेमिका का संबंध मानते थे। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेतीबाड़ी था। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? तो लेखक ने रोपनी जो है धान की रोपाई को कहा है। लेखक रामबख्श बेनीपुरी के अनुसार जब सारा संसार सोया रहता है तो उस समय कौन जाग रहा होता है? तो जब सारा संसार सोया रहता है तो उस समय बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है था। रामबख्श बेनीपुरी का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो रामबख्श बेनीपुरी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के नाम से प्रकाशित है 8 खंडों में। अगला देखते हैं, लखनवी अंदाज का दे रखा है यहाँ पर, भारत विभाजन का पूरा साहित्य किस नाम से प्रकाशित है? तो भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज झूठा सच उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास। नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था? नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का भगत सिंह और सुखदेव से परिचय हुआ था। खीरे किसके पास थे? तो खीरे नवाब साहब के पास थे। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? तो लखनऊ का बालम खीरा बहुत प्रसिद्ध है। नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। लखनवी अंदाज कहानी का उद्देश्य क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि बिना पात्रों, घटना व विचार के भी स्वतंत्र रूप से कोई रचना लिखी जा सकती है। लखनवी अंदाज कहानी हमें क्या संदेश देती है? तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपनी व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन व बनावटी दुनिया से दूर रहना चाहिए। नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? तो नवाब साहब ने खीरे के टुकड़े को खिड़की से बाहर झूठी नवाबी शान दिखाने की खातिर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर क्या किया? तो खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक नवाब साहब जो वो लेट गए। लेखक यशपाल ने मन ही मन क्या सोचा? तो लेखक ने मन ही मन यह सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। लेखक यशपाल कौन से आंदोलन से जुड़े थे? लेखक यशपाल जो है वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न दे रखा है, मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ था? तो मन्नू भंडारी का विवाह जो है वो राजेंद्र यादव से हुआ। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे? मन्नू भंडारी के पिता रसोई को भटियार खाना कहते थे। अगला, अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता कहाँ रहते थे? तो अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिता जो है वो इंदौर में रहते थे। नौबत खाना में इबादत पाठ के देखते हैं प्रश्न। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्र होना।
शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी जो है वह आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। अगला, बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? तो इनका नाम जो है मिट्ठन था। हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? तो हरनाम दास बदन आनंद कौशल्यायन के बचपन का नाम था। संस्कृति पाठ की किस विधा का है ये? तो ये जो है निबंध विधा का है। सभ्यता किसका परिणाम है? तो सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है। संस्कृति निबंध हमें किसकी प्रेरणा देता है? संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो आग के आविष्कार के पीछे पेट की ज्वाला की प्रेरणा रही होगी। मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? मानव संस्कृति जो है अविभाज्य प्रकार की वस्तु है, पाठ के अनुसार अगर देखें तो। आगे देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें गद्य की विधा के बारे में पूछा गया। आत्मकथा और जीवनी में दो अंतर लिखना है। तो आत्मकथा के बारे में लिखा गया, आत्मकथा में लेखक अपने ही जीवन के वृत्तों को स्वयं लिखता है। आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है। आत्मकथा किसी भी व्यक्ति के द्वारा लिखी जा सकती है। जीवनी की बात करें, जीवनी में लेखक किसी अन्य के जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है। जीवनी में बहुत सी बातें अनुमानित रहती है। जीवनी महापुरुष की लिखी जाती है, कोई विशेष व्यक्ति होता है उसकी जीवनी लिखी जाती है। कहानी और उपन्यास में दो अंतर लिखिए। तो कहानी जीवन के किसी एक खंडन का चित्रण करती है। कहानी का कथानक संक्षिप्त होता है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसका ठीक विपरीत आप जो है वो उपन्यास का लिख सकते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक में लिखा गया है, नाटक में अनेक अंक एवं अनेक पात्र होते हैं। नाटक में आधिकारिक कथा के साथ गौण कथाएं भी चलती रहती है। नाटक दृश्य काव्य का बृहद रूप है। एकांकी के बारे में देखा तो एकांकी में एक ही अंक होता है तथा पात्रों की संख्या सीमित होती है। एकांकी में एक ही कथा वस्तु होती है जो संक्षिप्त होती है। एकांकी दृश्य काव्य का लघु रूप है। रेखाचित्र और संस्मरण में दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पर रेखाचित्र के बारे में देखें तो रेखाचित्र में सांकेतिकता के आधार पर चित्रण होता है। रेखाचित्र में लेखक पूर्णतः तटस्थ रहता है। रेखाचित्र वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। संस्मरण की बात करें, संस्मरण में अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण होता है। संस्मरण में लेखक जो है तटस्थ नहीं रहता है। संस्मरण वास्तविक होते हैं। अगला प्रश्न देखा है, गद्य किसे कहते हैं? तो एक ऐसी रचना जो छंद, ताल एवं तुकबंदी से मुक्त तथा विचारपूर्ण हो, उसे गद्य कहते हैं। तथा इसमें लिखा गया साहित्य जो है गद्य साहित्य कहलाता है। आगे देखते हैं हिंदी साहित्य में गद्य के विकास का काल विभाजन कीजिए। तो 5 भागों में विभाजित किया गया। एक भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक। शुक्ल युग 1920 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1950 ईस्वी तक। और समसामयिक युग आधुनिक युग जिसको बोलते हैं सन 1950 से आज तक। निबंध किसे कहते हैं? तो निबंध वह रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक अपने विचारों, भावों और अनुभवों को सजीवता व स्वाभाविकता के साथ में व्यक्त करता है, तो निबंध कहते हैं। नाटक किसे कहते हैं? इसके नाटक के तत्व लिखना कोई दो। रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए किसी कथा को जब केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो वह रचना जो है नाटक कहलाती है। नाटक के अभिनय का विशेष, नाटक में जो है वो अभिनय का विशेष महत्व होता है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र के अनुसार नाटक के 7 तत्व माने गए हैं: कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन, भाषा शैली, देशकाल वातावरण, उद्देश्य, रंगमंचीयता। कोई 2 लिखना था आपको इसमें। हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम, उनकी रचनाएं लिखना। तो निबंधकार बाबू गुलाब राय, जिनकी रचना ठलुआ क्लब, मेरी असफलता है। दूसरे जो है वो प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी रचना प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा। हिंदी में उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? उनके 2 उपन्यास के नाम लिखे हैं। तो हिंदी में उपन्यास सम्राट जो है मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। उनके 2 उपन्यास है गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, ये उनके उपन्यास है। हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं एवं गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो गद्य की प्रमुख विधाएं आलोचना, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, निबंध। गौण विधाएं देखें तो रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, डायरी, ये सब गौण विधाएं। हिंदी के प्रमुख 2 रेखाचित्र लेखकों एवं उनकी एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। इनकी रचना माटी हो गई, सोना, दीप जले, शंख बजे। दूसरे महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। रिपोर्टाज किसे कहते हैं? तो रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। अंग्रेजी में इसी से मिलता जुलता शब्द रिपोर्ट है। जब लेखक प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना का रिपोर्ट तैयार करता है तो इस रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही जो वो रिपोर्टाज कहा जाता है। लेखक के परिचय के बारे में कुछ प्रश्न दिए गए। तो रामबख्श बेनीपुरी की भाषा, शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखे थे। यहाँ पर रचनाएं भी लिखी हुई हैं, भाषा और शैली और साहित्य में स्थान भी लिखा गया। आप आराम से अच्छे से सोच समझ करके लिख लीजिए, याद भी करना आपको महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आते ही है। यशपाल जी की भाषा, शैली और 2 रचनाओं का नाम यहाँ पर लिखा गया है, साहित्य में स्थान भी लिखा गया है। आप अच्छे से रोक करके लिख लीजिए, याद भी आपको करना है, सब महत्वपूर्ण है। स्वयं प्रकाश जी की भाषा, शैली और रचनाओं के नाम
यहाँ पर रचनाएं भी दी हुई है, भाषा शैली भी दी गई है और साहित्य में स्थान भी लिखा गया है। अगला मन्नू भंडारी की भाषा शैली और 2 रचनाओं का नाम, इनका भी यहाँ पर रचनाएं भी लिखी गई है, भाषा शैली और साहित्य में स्थान भी लिखा गया है। आपको इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। यतीन्द्र मिश्र और भगत आनंद कौशल्यायन की 2 रचनाओं के नाम और यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको याद करना है सभी। अगला नेताजी का चश्मा पाठ का देखते हैं, प्रश्न लिखा हुआ है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो सेनानी न होते हुए भी देश प्रेम के भाव से भरे कैप्टन चश्मे वाले के मन में देश पर बलिदान होने वालों के प्रति सम्मान का भाव तथा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनमें अटूट श्रद्धा थी। उसके इसी देश के प्रति फौजियों जैसे भाव के कारण उसे लोग कैप्टन कहते थे। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन उस कस्बे का एक साधारण वृद्ध कमज़ोर शरीर वाला अपाहिज व्यक्ति था, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परम भक्त भी था। कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उनके प्रति जो है वो सम्मान था। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था? तो कैप्टन के हृदय में देश प्रेम और देशभक्ति की प्रगाढ़ भावना कूट-कूट करके भरी हुई थी। उसमें देशभक्तों के प्रति आस्था थी, उसके प्रति सम्मान था। वो चश्मा लगाकर सुधार रहा था। उसे बिना चश्मे के सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, अतः कैप्टन बार बार जो है मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा जो सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी होने के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत किया तो पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान भरा रहता था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था। शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। तो ये पान वाले के बारे में बताया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ का प्रश्न देखें तो भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थी? तो भगत की पुत्रवधू जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं, उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए पुत्रवधू सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए भोजन और दवा का प्रबंध करना चाहती थी। इस प्रकार भगत की पुत्रवधू भगत का सहारा बनकर वहीं वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। अगला देखें तो लखनवी अंदाज पाठ का दिया हुआ है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो लेखक को डिब्बे में आता देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसे लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की के बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक का पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर कीजिए। तो सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब, खीरा खाने की इच्छा, यहाँ पर खीरा है लिखा है, इसको हटा देना, एक को आपको। खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर कीरों को बहुत सावधानी से छिलकर फाँकों को बहुत कायदे से जीरा, नमक, मिर्च की सुर्खी बुरक दी। इसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाते हुए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। एक कहानी यह भी पाठ के प्रश्न को देखें तो लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा लिखिए। तो इनके ऊपर पिताजी का प्रभाव के बारे में लिखा गया है, साथ ही शीला अग्रवाल के प्रभाव के बारे में लिखा गया है। आप लिख लीजिए, अच्छे आराम से याद भी करना आपको। अगला एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई की बटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का मानना था कि रसोई के काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती है और अपनी प्रतिभा का सही उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही उन्होंने जो है वो
यहाँ पर लिख लेना है पिता ने लिखेगा क्या? पिता ने रसोई को भटियार खाना कहा। पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न दे रखा है, लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था? तो लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का कारण यह था कि उनकी, यहाँ पर उकनी लिखा है, आपको उनकी लिखना है, उनकी बेटी मन्नू भंडारी ने पूरे कॉलेज को नेतृत्व देकर हड़ताल करा दी थी, जिससे उनका सीना जो है वो चौड़ा हो गया। अगला, नौबत खाने में इबादत पाठ का देखें तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को 2 कारणों से याद किया जाता है। डुमराव प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न संगीत रसिकों के हृदय और संगीत के नायक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। यहाँ सोन नदी के किनारे वह नरगट घास बांस जाति का प्रसिद्ध पौधा मिलते हैं, जिसकी रीढ़ का उपयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है। अतः शहनाई की दुनिया में शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक बन गए। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया? तो शहनाई ऐसा वाद्य है जिसे मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई बजाने की सदैव से परंपरा रही है। इस शहनाई बजाने की परंपरा में बिस्मिल्लाह खां अपने सुर के कारण अब तक के इतिहास में सर्वोपरि रहे। वे संगीत के नायक रहे। उन्होंने सामान्य मांगलिक कार्यों से लेकर अनेक सुप्रसिद्ध मांगलिक कार्यों में शहनाई बजाई है। यही कारण है कि उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? तो सुशीर वाद्यों में का अभिप्राय है सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है। ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और सुरीली होती है, इसलिए उसे शहनाई अर्थात ऐसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा गया है। जबकि शाहने अर्थात शहनाई को सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई। अगला देखें, पाठ संस्कृति का दे रखा है। तो लेखक बदन आनंद कौशल्यान की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है? तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या एक दूसरे से में मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ अनेक विशेषण लगा देने से इनका अर्थ और अस्पष्ट हो जाता है। यह जानना जरूरी है कि क्या यह चीज़ है अथवा 2 चीज़ें हैं, और यदि 2 है तो दोनों में अंतर है क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। सभ्यता और संस्कृति दोनों अंतर है का कहना चाहते हैं। अगला, संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? ज्ञान और विवेक से किसी नए तथ्य का दर्शन करने वाला संस्कृत मानव कहलाता है, जबकि नए तथ्यों और आविष्कारों से परिचित होने वाला या लाभ उठाने वाला सभ्य मानव कहलाता है। एक मूल खोज करने वाला होता है और दूसरा उपयोगकर्ता होता है। इस प्रकार से इन पाठों के प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं। अगला देखते हैं, तो इसमें गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या दी गई है। नेताजी के चश्मा पाठ से दिया गया है। संदर्भ में आपको लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक चितित से लिया गया है। पाठ कैप्टन की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। हालदार साहब ने कैप्टन की प्रशंसा करते हुए इसमें कहते हैं कि हालदार साहब बार बार उस काम के बारे में सोच रहे थे जो देश के लिए किया जाता है। गृहस्थ जीवन जिन अपना सब कुछ घर बनाने वाले को मजाक उड़ाते हैं और खुद को बेचने के मौके ढूंढते हैं, उनका भविष्य क्या होगा? दूसरे शब्दों में, जहाँ देशभक्ति को मूर्खता समझा जाता है और नैतिकता को त्याग कर स्वार्थ और अवसरवादिता को अपनाना आदर्श माना जाता है, उस देश और जाति का भविष्य अंधकारमय होता है। कप्तान की देशभक्ति का सुंदर चित्रण किया गया। हालदार साहब के इस तरह के विचार का एक आक्रोश और दिन में दर्द का भाव था। आपको ये यहाँ जो नीचे दिया गया है संदर्भ, यही आपको ऊपर भी लिख लेना है। मूर्ति संगमरमर की थी। इसमें यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नेताजी के चश्मा पाठ से लिया गया और इसके लेखक जो है वो स्वयं प्रकाश है। यहाँ पर कस्बे के मुख्य चौराहे पर लगाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के बारे में बताया कि व्याख्या आपको इस प्रकार से लिख लेना है। अगला देखें, यहाँ पर गद्यांश तो दिया गया है। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। बाल गोविंद भगत पाठ से, तो क्षितिज के रचयिता, इसके रचयिता जो राम बख्श बेनीपुरी है, इनके द्वारा लिखा गया पाठ बाल गोविंद भगत। व्याख्या लिखी हुई है, प्रसंग भी लिखा हुआ है, आप लिख लीजिए। आगे देखते हैं, इसी पाठ का एक और दे रखा है गद्यांश, आप अच्छे से समझ करके लिख लीजिए। आपके लिए सरल तरीके से आपको प्रस्तुत किया गया और किसी वीडियो में आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ आपको पूरा उत्तर समझा करके लिखे गए हैं। अगला, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, ये इसके बारे में भी यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखी गई है। सरल तरीके से सरल शब्दों में आप लिख लीजिए। अगला, नौबत खाने में इबादत पाठ से दिया गया है। इसमें लखनवी अंदाज
इसके लेखक जो है वो यशपाल हैं, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। लखनवी अंदाज पाठ के बारे में यहाँ पर लिखा गया। अगला गद्यांश दे रखा है। आप इस प्रकार से एक एक करके सभी को लिख लीजिए। कोई समस्या हो, शंका हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करके संशोधन जरूर करेंगे आपको समस्या का समाधान। अगला एक कहानी है भी, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ संदर्भ प्रसंग और व्याख्या की गई है। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा बड़ा है, आप आराम से लिख लीजिए। थोड़ा सा इस प्रकार से आप लिख लीजिए। यहाँ पर हमारे गद्यांश जो है इनके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या यहाँ पर पूरी हो जाती है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्षितिज भाग आ जाता है। काव्यखंड संबंधी पाठों पर दृष्टि डालते हैं। एक एक करके आपके अलग अलग पाठ आते जाएंगे, इनसे संबंधित प्रश्न आते जाएंगे और पद्यांश भी आएंगे संदर्भ प्रसंग भावार्थ के लिए। लेखक यहाँ पर कवि परिचय जो है आपको याद करना है। सूरदास महत्वपूर्ण है, तुलसीदास जी भी महत्वपूर्ण है, सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट आपको सभी के भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान याद करना है। जयशंकर प्रसाद भी महत्वपूर्ण है। अगला देखें तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी भी, निराला जी भी महत्वपूर्ण है, नागार्जुन और अंग्रेज दबराज सभी यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण है, सभी इम्पोर्टेंट आपको सभी का याद करना है और लिखना है। आगे देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे संबंधित। जहाँ पहला दे रखा है पद्य साहित्य संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद्य साहित्य का दूसरा काल है तो वो जो है वो भक्ति काल है। रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको दो वाला ऑप्शन लगाना है। 3 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल का आरंभ होता है तो ये संवत 1900 से होता है। छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं तो ये दो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो ये अज्ञेय माने जाते हैं। नई कविता के कवि हैं तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको दो वाला ऑप्शन सही करना है, रघुवीर सहाय। अगला भक्ति काल की सीमा है तो ये ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवत 1375 से संवत 1700 तक। प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है तो सन 1943 से माना जाता है। बिहारी किस काव्यधारा के कवि है तो ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। अगला सूर्य के पद पाठ को देखते हैं तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया तो ये कृष्ण के लिए किया गया, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपियों को ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती है तो कड़वी ककड़ी के समान लगती है, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है तो ये हारिल की लकड़ी से की है इसकी तुलना। अगला व्याधि शब्द का अर्थ है तो व्याधि शब्द का अर्थ जो है वो रोग है। सूर्य के पद में भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। मर्यादा न लही के माध्यम से मर्यादा की बात कहिए तो प्रेम संबंध की बात कहिए, प्रेम संबंध की मर्यादा की बात कहिए। अगला सूरदास के गुरु थे तो सूरदास के गुरु जो है वो वल्लभाचार्य जी थे। सूर्य के आराध्य है वो श्री कृष्ण जी है। पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हारिल पक्षी से तुलना की गई है, गोपियों की गई है। सूरदास ने अपने साहित्य में प्रमुखता दी है तो ये श्री कृष्ण को प्रमुखता दी है। आगे देखते हैं सूर्य की रचना नहीं है। सूरसागर सुरसारावली साहित्य डायरी इनकी रचना है लेकिन विनय पत्रिका इनकी रचना नहीं है। अगला पाठ देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें प्रश्न दे रखा है, परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर दिए लक्ष्मण ने, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित हो उठे परशुराम जी, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा जो है वह अवधी भाषा, सवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था, ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा विश्वामित्र। सहस्त्रबाहु का वध किया था, ऑप्शन दे रखा है तो इसमें से आपको लिखना परशुराम ने। कवि प्रसाद अपनी आत्मकथा को बता रहे हैं, भोली, अव्वल ऑप्शन सही हो जाएगा। थके पथिक की पंथा में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, थ वर्ण की 12 आवृत्ति हो रही है। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं तो ये जयशंकर प्रसाद इंपॉर्टेंट आपको अधिकतर पूछा जाता है। प्रसाद जी को कामायनी पर पारितोषिक मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला इन्हें, दवाला ऑप्शन से हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है तो ये साये में धूप, ये इनका संग्रह नहीं है। अगला पाठ देखते हैं, उत्साह कविता में बादल प्रतीक है, ऑप्शन दे रखे शांति का, गति का, क्रांति का, सुख का तो ये क्रांति का प्रतीक है। अगला, कवि निराला ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है तो ये बाल कल्पना के समान पाले हुए माना है। कवि निराला ने बादलों के लिए विशेषण प्रयुक्त किया तो ये नवजीवन वाले विशेषण का उपयोग किया है। कवि निराला बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है तो ये आकाश को घेर कर बरसने को कह रहे हैं।
कवि निराला ने तप्तधरा के माध्यम से संकेत किया है तो जन सामान्य की पीड़ा को संकेत किया है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि जो है वो नागार्जुन है। संगतकार मुख्य गायक की आवाज़ में गूंज मिलाने वाला कहलाता है, वो संगतकार कहलाता है। सवाल आपसे से हो जाएगा। अगला देखते हैं, यह दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने किसकी मुस्कान का वर्णन किया है? तो एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। छोटे बच्चे के स्पर्श से किसके फूल झड़ने लगे? तो ये शेफालिका के फूल झड़ने लगे। अट नहीं रही है कविता में किस माह की सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो ये फागुन मास की सुंदरता का वर्णन किया गया है। किसके सांस लेने पर सुगंध चारों ओर फैल जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से आपको किसके सांस लेने पर सुगंध चारों ओर फैल जाती है? तो इसका उत्तर जो है वो विद्यार्थियों हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन से हो जाएगा, वसंत। और अगला दे रखा है, मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? कमजोर, सुरीली, कांपती हुई, चट्टान जैसी भारी। तो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, चट्टान जैसी भारी। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों में सही पद लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ऋतिका की रचनाओं का प्रधान विषय जो श्रृंगार वर्णन है। सूर की भक्ति जो है सख्य भाव की थी। सूरदास की एक रचना सूरसागर है। गोपियाँ उद्धव को बड़भागी मानती है। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरील की लकड़ी की तरह है। गोपियों की तुलना जो है वो हरील पक्षी से की गई है। हरी है, राजनीति बढ़िया है। सूरदास का निधन पारसोली में हुआ। गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए किया। सूरदास जी मुख्यतः जो है वात्सल्य रस के कवि है। योग संदेश लेकर उद्धव मथुरा से ब्रजधाम आए हैं और हरेल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। इस प्रकार से लिखना है। अगला पार्ट का देखें, सहस्त्रबाहु की भुजा जो है परशुराम ने काट डाली थी। संवाद जो है वो तुलसीदास के बारे में देखें। सूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। छुअट टूट रघुपति ही न दोषु कथन जो है लक्ष्मण का है। परशुराम स्वभाव से जो है क्रोधित है। रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर, भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता। गाय का वध नहीं किया जाता। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। परशुराम के गुरु भगवान शिव थे। आत्मकथ्य पाठ के बारे में देखें। कवि प्रसाद के जीवन की गाकर जो है वो खाली है। जयशंकर प्रसाद कवि प्रसाद के सरल स्वभाव के कारण मित्रों ने धोखा दिया है। अगला देखें, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। निराला ने बादलों को बरसने का आग्रह किया है। निराला ने बादलों को केसों के समान सुंदर बताया। उत्साह कविता की भाषा जो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। उत्साह एक आह्वान गीत है। निराला जी के बारे में देखें। अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता का प्रकट करती है। अट नहीं रही कविता में चारों तरफ फागुन की सुंदरता फैली हुई है। अट नहीं आभा जो फागुन की तन सट नहीं रही है। निराला की अधिकांश रचनाएं जो मुक्त छंद में मिलती हैं। यह दंतुरित मुस्कान पाठ कर देंगे तो दुविधाहत साहस का शाब्दिक अर्थ जो है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना है। कमल तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिला है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देने वाली है। फसल कविता के कवि जो है नागार्जुन है। मंगलेश डबराव संगतकार वाला देखें तो सरगम के ऊंचे स्वर को तार सप्तक कहा गया है। मुख्य गायक को ढांढस बधाने का कार्य जो है वो संगतकार करता है। फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। इस प्रकार से आपको ये कर लेना है। विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। इसमें आपको बाकी के जो भी बचे हुए प्रश्न हैं वो आपको हल करवाए जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आपसे निवेदन है, कुछ भी लिखें, आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट करें। कोई समस्या हो, उसका समाधान चाहते हो तो भी आप कमेंट करें। साथी दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है, और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जल्द ही हम आपके लिए अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं और अन्य विषयों को भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। आप सभी हमारे साथ बने रहे। आपने वीडियो देखें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।